आज के सत्र में, इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। हम गुरु प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योर पीरियड, योर क्वेश्चंस। आपका मेंस्ट्रुएशन, आपके प्रश्न। आज का हमारा ये विशेष सत्र हम हमारी गुरुकुल की वैद्या पूजा माकड़िया मैम के साथ ये आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो ऐसे प्रश्न हैं जो हमको बहुत बार जो है हमारी जो हम ऑफलाइन वर्कशॉप्स या फिर जो हम कुछ सत्र आदि करते हैं या साधारण रूप से भी जो हमें प्राप्त होते हैं, वो लोग सम्मुख नहीं पूछते हैं, पर वो ऐसे प्रश्न उनके मन में रहते हैं। और वो प्रश्न जो है वो जो हमारा कार्यक्रम है रजस्वला परिचर्या, उसके संदर्भ में है। यानी रजस्वला परिचर्या का जो कार्यक्रम है या वो जो रूटीन है, उसके संदर्भ में क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारे जो हमेशा के जो सत्र रहते हैं उसमें डॉक्टर पूजा हमारे साथ, हम किसी एक विशेष विषय को लेके चलते हैं और उसके बारे में हमको विस्तार से उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो डेप्थ है, उसके बारे में वो हमें समझाती हैं। और फिर हम कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं, जिसमें कभी जो है ऑडियंस प्रश्न पूछती हैं और कभी नहीं पूछती हैं। तो इसके लिए आज इस प्रकार से हमने निर्णय लिया कि हम परोक्ष रूप से प्रश्नों को इकट्ठा करके आप लोगों से हमने पिछले 2-3 दिन से हमने कुछ प्रश्नों को पूछने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, हमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए। और आज के सत्र में हम डॉक्टर पूजा से ये निवेदन करेंगे और इनको हम एक चर्चा के रूप में करेंगे। हम इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों के मन के अंदर उसके प्रति जो शंकाएं हैं या उसके प्रति जो एक साधारण रूप से जो प्रश्न है उसको, या कुछ अगर गलत फहमियां भी हैं तो हम उनको टैकल कर सकें। तो जब मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, उतने ही समय में डॉक्टर पूजा ने हमको ज्वाइन कर लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो डॉक्टर पूजा, जैसे हम बता रहे थे कि ये आज का एक विशेष सत्र जो है हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पिछले पूरे वर्ष के अंदर आपके पास भी जो बहुत सारे लोग प्रश्न लेकर आते हैं, गुरुकुल के माध्यम से भी बहुत सारे हमारे पास प्रश्न या संभावनाएं आती हैं। तो क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि बहुत उसको खुल के प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। अगर उसकी, जिसको हम कहते हैं, उसकी जो वैलिडिटी है, माने कि भाई हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों है, ये प्रश्न वो सम्मुख नहीं पूछते, क्योंकि थोड़ा सा संकोच, मतलब थोड़ा रूड लगता है। पर जब हम उनसे बोलते हैं कि आप हमको प्रश्न अपने बता दीजिए, लिखकर भेज दीजिए, जिसे एक तरह से एनोनिमिटी आप कहते हैं, तो उसमें या उस अवस्था के अंदर हमको वो खुलकर बता पाते हैं कि उनकी उसको लेके शंका क्या है। और ये वो टिपिकल चीज़ें नहीं हैं कि जैसे मेरे पेट में बहुत दर्द होता है तो मैं क्या करूँ, या फिर मैं तो उसको बिल्कुल नहीं मानता तो मुझे नहीं करना। पर जो बड़े फंडामेंटल रूटेड हमारे प्रश्न हैं, उनको लेकर उनके मन में शंकाएँ होती हैं। और ये सारा आयुर्वर्ग है, मतलब इसमें किशोरियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी होती हैं जो अभी-अभी जिनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है। जो युवतियाँ हैं 20 से 30 वर्ष की आयु की, जिन्होंने, उनमें से मोस्टली वर्किंग विमेन है, क्योंकि हम लोग मोस्टली शहरों के अंदर ही बात करते हैं इसकी। और जो बड़ी आयु की जो स्त्रियाँ हैं, जो साधारण रूप से जिसको मिडल एज बोलते हैं, और कुछ जो मेनोपॉज के पड़ाव पर हैं और उसके कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो सारे एज ग्रुप से हमको जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो प्राप्त हुए हैं। तो जो प्रश्न जो बहुत स्पेसिफिक है कि उनको कोई फिजिकली कोई या मेडिकली कोई एक समस्या है, हम उनको यहाँ पे नहीं ला रहे, क्योंकि उनके हमने अधिकतर जो विस्तार हैं, जो प्रश्न हमारे पास आए हैं, वो हमने विभिन्न वेबिनार्स में कवर किए हैं, और वो सब जो है हमारे कोर्स के अंदर, रजस्वला परिचर्या के अंदर वो उपलब्ध हैं। पर जो कुछ अन्य मूलभूत क्वेश्चन आए हैं, जिसके लिए मुझे लगा कि वो आपके लिए हम इकट्ठा करके आपसे हम पूछें, क्योंकि एक स्त्री होने के रूप में, एक वैद्या होने के रूप में, एक गायनोकोलॉजिस्ट होने के रूप में,
और इसका प्रैक्टिकल अनुभव होने के रूप में, जिसके अंदर मातृत्व का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जब कोई स्त्री जो आगे की एज में जाकर जब वो कंसीव करने की कोशिश करती है या फैमिली प्लान कर रही है, तो किस-किस तरह की सिचुएशंस आती हैं, क्या रिपरकशंस होते हैं, इसका जो आपका हैंड्स ऑन नॉलेज है उसको वो उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ये कुछ शेयर करें। तो यदि आप कहें तो मैं वो एक-एक प्रश्न जो है मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी और आपसे उनके उत्तर जानना चाहूँगी। पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप थोड़ा हमको संबोधित करके बताएँ कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रश्न उत्तर हमको करने चाहिए या किस प्रकार की हमारी इसको लेके अप्रोच होनी चाहिए? नमस्ते, नमस्ते टू ऑल एंड अंशु जी, आपका भी खूब-खूब धन्यवाद। आप जो 1 साल से हम ये रजस्वला परिचर्या के ऊपर कार्य कर रहे हैं, मेरे साथ और भी वैद्य जुड़े हुए हैं, जो इसके ऊपर वेबिनार के थ्रू आपको डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम माहितगार कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सतत जो कार्य चल रहा है, खास करके जिनके पायोनियर अंशु जी हैं, तो वो आजकल के मतलब जो हमारा आयुर्वेद और जो शाश्वत है, एक्चुअल में जो साइंस ऐसा है कि जो शाश्वत है, लाइक अभी के टाइम में ऐसा बोलूँ रिसेंटली कि पीसीओएस का नाम है वो चेंज करके पीएमओएस करना पड़ा। एक्चुअल में दोनों में कंडीशन आर द सेम मोस्टली, बट अभी तक क्या था कि ओवरीज में पीसीओडी दिखा और कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो साइकोलॉजिकली वो गर्ल और लेडी है वो मुझे पीसीओ है, पीसीओ ऐसे करके करके खुद को भी ऐसे सिम्टम्स खड़ा कर सकती है। ओह! सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीसीओ जो है वो जो होता है, लेकिन उसके साथ में कोई जो सिम्टम्स होने चाहिए वो फुलफिल हो तो हम समझे कि उसको पीसीओएस है। तो अभी जाके उसका नाम इसलिए चेंज करना पड़ा कि एक्चुअल में दैट इज द पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओवेरियन सिंड्रोम। ओवरी से शुरू होता है लेकिन वो पूरे बॉडी के ऊपर उसको रिप्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसका नाम चेंज कर किया। तो अभी तक जो लोग सफ़र कर रहे थे सिर्फ पीसीओएस से, सिर्फ पीसीओ मीन्स जो जिसका पीरियड्स और वेट गेन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पीसीओ ओवरी है, तो वो भी खुद को उसी में ही वो लेती थी। तो कई जगह वो कई ऐसे बोल सकते हैं कि खुद अलग मतलब ऐसे ही नॉर्मली जो होना चाहिए उससे अलग वो ट्रीट होती थी, बराबर। हम उसको मेडिकेशंस दे सकते थे, ऐसा सब कुछ हो सकता है ना। जी। इसलिए अभी जो है वो नाम चेंज हुआ। जब आयुर्वेद में ऐसा है कि भाई तब पुष्पग्नि योनि व्यापक बताया गया है कि पीसीओएस के रिलेटेड है, जिसमें आर्तव जो है वो समय पे नहीं आता है। लोमश दंड मीन्स के यहाँ पे जो है लोम आते हैं, वो आज से 5000 साल पहले भी का, और काश्यप संहिता में ये बहुत डिस्क्रिप्टिवली अच्छे से बताया गया है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। क्षमा करें। लोम अर्थात वो जो हेयरी ग्रोथ चिन के अराउंड होती है या कई बार यस मुस्टैच यस उसको कहते हैं। यस, जी। हाँ। तो वो आज से इससे पहले भी बताया गया है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट तभी भी जो है वो भी इसी तरह से जाएगी, अभी भी उसी तरह से जाएगी। लेकिन एक है कि कालक्रम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस होता रहता है, कुछ जो है टेक्स्ट उसके ऊपर ही रिसर्च करते हैं और उसको वैलिडेशन करते हैं। एक्चुअल में उसको वैलिडेशन की वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो उन्होंने तब तपश्चर्या और उसका जो बल था उसके हिसाब से ही उन्होंने वो सब टेक्स्ट लिखी है और सबके सामने ओपन रखी है। तो वो जो ज्ञान है वो जो है कि तब एक्चुअल में क्या करते थे रजस्वला परिचर्या, और मतलब नॉर्मली एक मेल और फीमेल का जब शादी होती है और जब वो पार्टनर भी चूज करते हैं, तो उसका सबकॉन्शियसली एक ही थिंग्स रहता है कि हमारी आगे की ऑफ स्प्रिंग है वो अच्छी आए, हमारी आगे की जनरेशन है वो हमसे और ज़्यादा, वो नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा हमसे सवाया न हो। तो हम सब जो है वो उसी के लिए हम बने हैं, तो उसके बेस में ये रजस्वला परिचर्या है। अगर बीज शुद्धि होगी तो आगे की ऑफस्प्रिंग भी अच्छी आएगी। तो आज उसके रिलेटेड कई सारे मिथ्स वगैरह है, बराबर, और कुछ टैबू वगैरह लाए जिसके बारे में हमने काफ़ी कवर्ड भी किया है इसमें। तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है जो आपने बताया कि यंग गर्ल्स है, फिर
हमारे ऑडियंस भी सभी प्रकार की है, क्योंकि जब मेनार्की टू मेनोपॉज चलने वाला ये थिंग्स है, तो बिफोर मेनार्की टू आफ्टर मेनोपॉज भी ये कवर करना ज़रूरी है सब, और वी ऑलरेडी कवर्ड इट। बट जो कॉमन क्वेश्चन आज है वो हम अवश्य लेंगे, ताकि लोग उसको भी देख के कि मेन मेन थिंग्स क्या है, उसको पकड़ के आगे के हमारे कोर्स में देख सकते हैं। तो जी हम, आप बताइए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस। जी, ये आपने बहुत 2-3 आज बहुत ही अच्छे बिंदु बताए हैं, और इसकी मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को इसकी सूचना होगी या जानकारी होगी कि ये जो नाम इसका बदला गया, अ, उसके पीछे का कारण क्या है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो अक्रॉस द बॉडी है, और कारण एज़ वेल एज़ जो उसके लक्षण और जो उसके रिपरकशंस हैं वो अक्रॉस बॉडी हैं। इसलिए इसको इसकी होलसमनेस के साथ समझना आवश्यक है। और दूसरा जो आयुर्वेद के जो माने जो निदान और उपचार हैं, क्योंकि वो टाइमलेस हैं, क्योंकि वो दे हैव बीन क्रिएटेड बाय द टाइमलेस बॉडीज़ जो ऋषियों ने हमारे क्रिएट किया है। तो ये बहुत अच्छा है, बात से हमारा इसका आरंभ हुआ। तो मैं एक-एक करके जो मेरे पास 5 प्रश्न हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम एक-एक प्रश्न से आरंभ करें। तो जो सबसे पहला प्रश्न आया है, ये इसमें हमें ऐज तो ज्ञात नहीं है, लेकिन इस प्रश्न से लग रहा है कि ये किसी किशोरी का ही प्रश्न है कि रजस्वला परिचर्या एग्ज़ैक्टली है क्या? कि अगर ये एक रूटीन है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम फ़ॉलो करना होता है, जिसके फ़ायदे होते हैं, तो इसको फ़ॉलो ना करने से कोई ड्रॉबैक तो नहीं होना चाहिए। माने अगर आपने फ़ॉलो किया तो फ़ायदा हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर नहीं फ़ॉलो किया तो उसके ड्रॉबैक तो नहीं होने चाहिए। तो ये एग्ज़ैक्टली होती क्यों है? मतलब ये क्यों रजस्वला परिचर्या करके आप हमको ऐसा करो, ऐसा नहीं करो के बंधन में बाँधना चाहते हैं? तो ये एक प्रश्न आया है। मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि ये किसी किशोरी का ही होगा। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी के टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली ये होता है कि व्हाई इज दिस, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा नहीं, और नहीं किया तो। एक टाइम पे मैं भी ऐसी ही थी, जब तक मैं आयुर्वेद में नहीं आई थी तो मैं भी ऐसी ही थी। जब हमारे घर में ट्रेडिशन से कुछ मासिक धर्म पालन करते हैं कि रसोई नहीं बनाना, खाना नहीं पकाना, मंदिर में नहीं जाना, ऐसे कई सारे थे जिसमें स्नान भी नहीं करना। एक्चुअल में सिर स्नान तब ऐसा मेरे टाइम में ऐसा था कि सिर स्नान नहीं करना है, चौथे दिन पे सिर स्नान कर सकते हैं, नॉर्मल स्नान ऐसा तब में ऐसा था। लेकिन जब मैं इसमें आई आयुर्वेद में, और जब ये स्टडीज़ में आया और पढ़ने में आया, तब मुझे और पता चला कि ऐसा ऐसा भी है, और वो है क्यों, इम्प्लीमेंटेशन क्यों करना चाहिए। तो इससे पहले मैंने जो बोला कि हमारी जो मासिक धर्म जो इसलिए आता है कि वो हर बार गर्भाशय है वो बच्चे बच्चे के लिए ही वो प्रिपेयर होता है, गर्भ के लिए ही प्रिपेयर होता है। गर्भ नहीं ठहरा तो वो ब्लीडिंग के रूप में, वो जो पूरे महीने में जो धमनियाँ वहाँ पे ब्लडिंग लेके आती है, सॉफ्ट बेड बना के वो पूरा निकल जाती है। वापिस डे 1 से वही सर्क जो है शुरू होता है। तो एवरी टाइम आर गर्भाशय इज प्रिपेयर्ड टू होल्ड अ गर्भ, तो उसी के लिए ये पीरियड्स आते हैं, है ना। कई किशोरियों को तो ये है कि यंग गर्ल्स को, कि उसको ये 4 दिन है ना वो अपने महीने के बहुत खराब होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसको उसका नॉलेज नहीं प्रॉपर दिया गया है। दूसरा उसको ऐसा बोलते कि ये ब्लड खराब है, ये ब्लड खराब नहीं है। एक्चुअल में जो ब्लड का कलर है वो हमारे ब्राइट, जो बाकी का ब्लड का कलर है ब्राइट रेड, वैसा ही होना चाहिए, ना मरून ना ब्राउन और नो थ्रेडी, उसमें पेन कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी ये इसलिए काम का नहीं है कि वो गर्भ के लिए बना था, अब गर्भ नहीं ठहरा तो ऑब्वियसली उसको निकालना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा करते हैं कि मेडिकेशंस लेके पीरियड्स हैं हम वो डिले करते हैं। आयुर्वेद में कहीं पे भी ऐसी दवाई नहीं है कि पीरियड्स डिले करने की। पीरियड्स लाने के लिए बताया गया है कि पीरियड्स मंथली नहीं आ रहे हैं तो उसको किस तरह से लाया जाए उसकी मेडिकेशन से, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं, क्योंकि वो एक नेचुरल वेग है जो हर महीने अपने आप वो निकल जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम उसको धारण करते हैं। नॉर्मली हम सुबह उठते ही हमें प्रेशर आता है,
नॉर्मली अर्जिस होता है मल वेग का, अब तब हम नहीं गए या फिर हमने मल का वेग धारण किया, हम सोते रहे और मल वेग है वो निकल गया, फिर बाद में हम जब जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन स्लाइटली फील होता है, तब जो अपान वायु है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो तो अपना कार्य करने वाला है, वो ऊर्ध्व जाके हमें गैस, एसिडिटी, सिरसू वो सब लाता है। तो वही अपान वायु है वो गर्भाशय में भी वही काम करता है और मूत्राशय में भी वही काम करता है कि जो उसका टाइम हो गया उसके लिए बॉडी के लिए काम का नहीं है, इसलिए उसको निकालना जरूरी है। तो कचरा भी जब हमारे घर से निकल जाए तो घर स्वच्छ दिखता है, तो वैसे ही जब ये ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो अच्छे से निकल जाए तो गर्भाशय है वो वापस क्लीन हो जाता है और अगले महीने के लिए वो प्रिपेयर होता है। तो एक्चुअल में जो प्रिपरेशन हमें रोटी बनानी होती है तो उससे पहले आटा गूंदना, सॉरी गेहूं पकाना, बीज बोने से लेके गेहूं बनने से लेके आटा पीस कर आटा गूंदने तक की वो प्रक्रिया होती है, तब जाके हम रोटी खा पाते हैं। तो सेम यही है कि गर्भ के लिए आगे जाके जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्रयत्न करते हैं तो उससे पहले ये 13 साल से ये प्रक्रिया शुरू इसलिए हो जाती है कि 2-3 साल बॉडी को उसमें एडेप्शन के लिए टाइम लगता है, वो हो गया, फिर शादी का टाइम जो आता है 15 साल से, आयुर्वेद में तो 15 से 25 की आयु बताई गई है फीमेल के लिए विवाह योग्य की आयु, बराबर है सर। तो तब से वो चाइल्ड बियरिंग एज बताई गई है कि अल्टीमेट जो है हेल्दी प्रोजेनी के लिए ये मेंस्ट्रुअल ब्लड है। तो पहले क्यों है वो समझे। अब दूसरा ये जो मेन क्वेश्चन है कि इसका पालन क्यों करना चाहिए, है ना। नॉर्मली हम रोटी खाते हैं, अगर टीवी देख के खाएंगे बराबर तो कितना खा लिया वो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हमें फुलनेस लगती है, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में खाने के जो नियम है अगर उसने हमें पालन नहीं किया तो ये सब हो सकता है। तो सेम वही चीज़ है कि रजस्वला परिचर्या के दौरान बॉडी सेल्फ क्लींजिंग मोड में है, अगर उस दौरान आपने ये जो हमने एक रजस्वला परिचर्या धर्म में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो सूचन की सारणी बनाई गई है वो इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो करते हैं तो ये गर्भाशय अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो हमें आगे जाके पीसीओडी, गर्भाशय, एंडोमेट्रियोसिस या जो भी है डिजीज पीरियड्स के रिलेटेड पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली हार्मोनली ये सब नहीं होते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुकता है कि 4 दिन का, इसके बाद जो कफ का काल होता है उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके बाद पित्त का काल होता है तब क्या करना चाहिए, वो सब हमने कवर कर किया है। तो पूरा महीना जो है आपका किस तरह से बीता उस तरह से आपका ब्लीडिंग का फ्लो रहता है। तो रजस्वला परिचर्या पालन करने से आपकी आगे की ऑफस्प्रिंग है वो अच्छी आती है। प्रेगनेंसी के लिए अभी जो आईवीएफ के चक्कर लेने पड़ रहे हैं, आईयूआई करने पड़ रहे हैं, वो सब नहीं करने पड़ते हैं। तो अल्टीमेट हेल्दी बॉडी, हेल्दी गर्भाशय, हेल्दी बॉडी, हेल्दी ऑफस्प्रिंग, उसके लिए ये आपने बहुत विस्तार से बड़े अच्छे से बताया डॉक्टर पूजा, और आई थिंक यही जो एक फंडामेंटल है, इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। जैसे आयुर्वेद आपने बताया कि आयुर्वेद बताता है कि जो जब रजो प्रवृत्ति आरंभ होती है यानी मेनार्केस के 3 वर्ष बाद से स्त्री जो है, लड़की जो है वो हमारे गर्भधारण में सक्षम होती है, इस प्रकार की हमारी मान्यता है। तो वही क्योंकि जो उसकी साधारण आयु है वो 13 वर्ष 12-13 वर्ष मानी जाती है, तो उसमें 3 वर्ष और जोड़ के, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है। और जो आपने कहा कि बीज की जो शुद्धि है वो इम्पोर्टेंट है कि वो हेल्दी रहे और वो स्ट्रॉन्ग रहे, सो दैट आगे जिस जो भी कार्य निमित्त है उसमें बाधा ना आए, और ऐसा कुछ हम करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम पास में जाके जो को हमने लूज कर दिया उसको गेन बैक नहीं कर सकते, तो इसके लिए बड़ा अच्छा होता है। अब इसमें जो एक दूसरा प्रश्न है कि वो एक किसी करीब शायद 25 साल की बच्ची है, उसने ऐसा बताया था कि वो कहती है कि मैंने अपने घर में सबको पीरियड्स में पेन होते देखा है, विच इज़ वेरी नॉर्मलाइज्ड। मुझे भी सीवियर पेन होता है और मतलब हॉट वाटर बॉटल ये सब जो है वो लेना पड़ता है, पेन किलर लेनी पड़ती है, बट आई थिंक इट इज़ प्रिटी नॉर्मल बिकॉज मुझे अपने चारों तरफ जो भी दिख रहे हैं लोग वो सब किसी को ही पेन होता है और उनकी हालत अच्छी नहीं रहती है। और ये कोई रूटीन फॉलो करने से, मतलब आप जैसे बताते हैं कि रजस्वला परिचर्या इज ए रूटीन, तो इसको फॉलो करने से ठीक कैसे हो जाएगा। मैं ऑफिस से छुट्टी ले नहीं सकती,
और मेरी मॉम हाउसवाइफ है और मैंने कभी भी खाना बनाने से ब्रेक लेते नहीं देखा। बस उनको मेनोपॉज़ के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने हिस्टेरेक्टोमी करवा ली, तो ओवरऑल तो ठीक ही हैं। तो ये रूटीन फ़ॉलो करने से ये जो सीवियरनेस जो पेन है, वो भी पेन में सारा काम करती हैं और मुझे भी हम तो जब जब ऑफ़िस जाते हैं, शी इज़ अ हाउसवाइफ बट आई एम वर्किंग, तो ये रूटीन फ़ॉलो करने से कैसे ये ठीक हो जाएगा? ये मतलब वो उस बच्ची का प्रश्न है कि मुझे समझ में नहीं आता। Periods are normal, but period pain is not. आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि अगर वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेंगे तो पीरियड्स जो है वो अच्छे से नॉर्मली खुल के आएंगे, नो पेन, नो क्लॉट्स, ब्लीडिंग का कलर भी सही रहेगा और 5 रात के बाद मतलब 5 दिन के बाद वो सेल्फ स्टॉप भी हो जाएगा और 3 से 5 दिन होना चाहिए, 3 से कम दिन भी नहीं होने चाहिए। तो बहुत स्पेसिफिकली वहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से अगर ब्लीडिंग आए तो उसको शुद्ध आर्तव लक्षण बताए गए हैं। जी, जी। तो इस लक्षण में अगर आप में कुछ भी ऊपर नीचे होता है कोई भी लाइन में, तो पहले तो वही समझना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले तो हमें परिचर्या कुछ ना कुछ पालन करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कोलेस्ट्रॉल आया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि घी और तेल खाना बंद कर देते हैं। जी। तो वो परिचर्या डाइट ही हुई ना, एक प्रकार की डाइट, और हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में जाके हम मेडिकेशंस पे जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब तक, और एक बात तो सही है कि अभी के सब मोस्टली जो डिजीज है 90% जैसे बोलूँ, चाहे कैंसर भी हम उसमें इंक्लूड कर लें, कि वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। कई सारे बराबर जो हम चाहे वो ऐसे बोले कि पेस्टिसाइड से होता है, और कई सारे उसके वैसे कोई नॉन परफेक्ट रीजन अभी नहीं निकला है, लेकिन वो लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। तो उसमें हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इंक्लूड हो गए हैं। जैसे आयुर्वेद में व्यायाम है वो उसकी दिनचर्या में बताया गया है, मेडिटेशन उसकी दिनचर्या में बताया गया है, और अभी जाके हमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं बिकॉज हमने उसको दिनचर्या में इंक्लूड नहीं किया है। जब उस प्रकार की हमारी दिनचर्या रहेगी तो हमें डिजीज ही नहीं होगी। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने घर में ऐसा देखा है कि कोई पालन भी नहीं कर रहे और सिंपल सी मेनोपॉज के टाइम पे प्रॉब्लम हुई और ये जैसे हो ना कि थोड़ा 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 करके वो एक बार में बड़ा होता है। तो हो सकता है कि आप उनकी मदर में ऐसा हो कि मैं रीज़न कौन से रीजन से उसको हिस्टेरेक्टोमी करवानी पड़ी। मोस्टली एक कॉमन रीज़न है कि मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड हो। दूसरा है कि उसको ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आती है। जी, अधिकतर का यही 10 सिम्टम होता 10 है। हाँ 10 15 दिन तक वो बंद नहीं होती है। डीएनसी करवा लेते हैं, अंदर की दीवार कम करवा लेते हैं, फिर भी वही होता है। लेकिन वही बोला ना कि आगे तक उसको उन्होंने जो ध्यान नहीं रखा है, तो कुछ चीज़ें है वो बॉडी उसको नॉर्मल लेती जाती है और फिर वो उसका नॉर्मल जो है वो 5 दिन की बदला 10-15 दिन का हो जाता है। और ऑब्वियस है इतना ब्लीडिंग जाएगा तो वो कॉप अप नहीं ही कर पाएगा बॉडी, उसको रक्तक्षय के लक्षण मिलेंगे, उसको वीकनेस लगेगी, बराबर कहीं पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेट हम क्या करते हैं कि अब बच्चे वगैरह हो गए हैं तो गर्भाशय का कुछ काम नहीं है, वी डू हिस्टेरेक्टोमी। बट बात वहाँ खत्म नहीं होती है। बॉडी में जो जो क्या बोलते हैं कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। जी, जी। जब हम बॉडी फ्लाइट में बैठते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ होती है और लैंड होती है कि दोनों टाइम पे जो बॉडी में झटका महसूस होता है, स्लाइटली जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, वैसा ही रजोदर्शन की आयु पे और रजस्राव खत्म होने के टाइम पे, मतलब मेनार्की के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे वो हमें दिखते हैं। तो हमारा मेनार्की भी स्मूथ जाना चाहिए और मेनोपॉज भी स्मूथ जाना चाहिए along with the all the reproductive age। दूसरा है कि सब कुछ अगर आप ये रजस वाला परिचर्या पालन अच्छे से करते हैं, पूरा महीना भी ध्यान रखते हैं, तो आपको लीव लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने बॉडी को वार्म रखें, जो उसमें बताया गया है उस तरह से अगर पालन करते हैं फूड वगैरह का, तो आपको विदाउट लीव विदाउट पेन आप आराम से अपना काम भी कर पाएंगे।
हालांकि लीव हो वो ज़्यादा सही है, लेकिन नहीं मिल रही है, नहीं रख सकते, तो जितना आप रजस्वला परिचर्या का पालन करेंगे आपके पीरियड इतने स्मूथ रहेंगे कि यू इवन डोंट नो कि मेरे पीरियड स्टार्ट भी हुए। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और कई सारे मेरे पेशेंट का भी है जो हेवीली पेन लेके आते हैं और रजस्वला परिचर्या और उसमें कुछ मेडिकेशंस के साथ उसको वो एकदम नॉर्मलाइज हुए, ताकि उसको लीव भी लेनी नहीं पड़ेगी। लीव कब हम सोचते हैं कि जब हमें ज़्यादा पेन होता है तब हमें रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो ही नहीं रहा तो हम अपने रूटीन काम जो है वो मॉडरेशन में कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर पूजा, क्योंकि यही एक जो इसको नॉर्मलाइज कर लेने की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मुझे अपने चारों तरफ सबको यही होता हुआ दिखाई देता है, तो ये नॉर्मल है। और आपने शुरुआत यहाँ से करी कि ये पीरियड्स में पेन होना नॉर्मली नहीं है, और आयुर्वेद बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है सिम्टम्स कौन से हैं उसके रेगुलर होने के, और जो इसकी एक मतलब नीड है कि हमको उसको अगर हम नहीं करते हैं तो हिस्टेरेक्टोमी कराने की सिचुएशन आना ही अपने आप में उसका एक सिम्टम या उसका एक रिजल्ट है कि वो अक्यूमुलेट होते होते ऐसा हो जाता है कि मेनोपॉज के टाइम पे सामान्य से अधिक समस्या होती है जो हमारी बॉडी झेल नहीं सकती, इसलिए फिर एक इंटरवेंशन करवानी पड़ती है। और मुझे ध्यान है कि एक बार किसी किसी शायद वेबिनार के माध्यम में ही जब आप चर्चा कर रहे थे, आपने एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बताया था आयुर्वेद से कि जब कोई भी आशय होता है, यानी जो हमारे जितने पार्ट्स हैं, जैसे गर्भाशय जो है वो, तो जब कोई आशय को रिमूव किया जाता है तो उसका स्थान वात ले लेती है। तो बेसिकली एक परमानेंट अनईज, एक प्रकार का दर्द, एक प्रकार का भारीपन या एक प्रकार की अनियमितता हमारी बॉडी में बिल्ड ही हो जाएगी। तो हिस्टेरेक्टोमी के अंदर क्योंकि गर्भाशय को रिमूव कर दिया गया, बहुत कम ऐसा होता है कि केवल उसके माने ट्यूब को रैप कर दिया, वो अधिकतर उसको निकाला जाता है। तो उसकी जगह पर बात आके सारे जीवन जो बैठी रहेगी, तो उन महिलाओं को जैसे जैसे उनका आयु आगे बढ़ेगा 60 वर्ष की आयु के बाद, तो उनको तो बहुत अधिक शायद मुझे लगता है वायु की समस्या होती होगी। क्या ऐसा ही है? इसी तरह का एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर पूजा? सही बात है कि हमने ये कवर किया था इसमें कि जब कोई भी आशय खत्म होता मतलब निकल जाता है तो वहाँ पे खालीपन आ जाता है और वायु आ जाती है। बॉडी बहुत ही अच्छी फिजियोलॉजी है, भगवान ने हमें बहुत अच्छा मानव शरीर दिया है कि अगर हम उसके ऊपर सही तरीके से काम करते हैं तो वो चीज़ हम चेंज कर पाते हैं। मेन थिंग है कि सही तरीके से करना। जी जी। उस समय पे हमारी आयु भी जो है वायु की रहती है, आशय भी निकलवा दिया तो और वायु बढ़ जाता है। तो अगर मेजोरिटी आप देखेंगे कि जिसकी, और हमने देखा है कि हमारी मदर्स जो है वो उतना व्यायाम भी नहीं करती है, न ही प्राणायाम भी करती है, तो वायु का जो बैलेंस करना चाहिए वो तो वैसे भी अव्यंग तो दूर की बात है। वो तो मसाज तब करेंगे कि कहीं कंधा दुख रहा है या घुटना दुख रहा है तब लोकली थोड़े टाइम के लिए अप्लाई कर लिया, बस उतना ही। जी जी। तो हमारी जो प्रैक्टिस थी दिनचर्या में वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वायु और बढ़ता जाता है। जो आयु के हिसाब से जो रहता है कफ पित्त और वायु और बढ़ेगा और उन महिलाओं को और ज़्यादा दिक्कत होगी रादर देन जो उसकी जिसकी दिनचर्या अच्छी है उससे। मेजोरिटी 60 to 80% को गैस एब्डोमेन है वो फूल जाना, एब्डोमेन में फैट जमा हो जाना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एक कोट करना चाहती हूँ कि कई बार महिला ऐसे कहती है ना कि हमारा पेरी मेनोपॉज के टाइम पे जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं हमारा वेट गेन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, वो क्यों आता है? जी। एक्चुअल में हमारे जब पीरियड्स कंटिन्यू शुरू रहते हैं बराबर चाइल्ड बियरिंग एज में, तब हमारे बॉडी का जो खराब कोलेस्ट्रॉल है LDL वो उसमें यूटिलाइज हो जाता है, वो हार्मोन बनाने। अब ये सब चीज़ें शट हो रही है या फिर हमने अचानक से उसको शट कर दी तो वो ऑब्वियसली बॉडी में बढ़ता जाएगा, तो तब हमें कुछ हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना अति आवश्यक है। तो ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो और नॉर्मलाइज। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि वागभट जी
ऐसा ही बताते हैं कि जब तक रजो प्रवृत्ति की आयु है, तब तक स्त्री को मधुमेह की समस्या नहीं होगी। नहीं। तो उन्होंने तो उसको बस केवल एक सूत्र में बता दिया, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है, वो जैसे आपने बताया, उसका कारण ये है कि, और ये देखिए कितने हज़ारों वर्ष पहले ये बात उन्होंने इतनी सरलता से उद्धृत कर दी। और इसके पीछे का अगर हम मॉडर्न वोकैब्युलरी यूज़ करके, मॉडर्न साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, तो जैसे आपने बताया कि वो उसका जो कारण है वो एलडीएल का, यानी उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन जो है उसका कारण है। तो उस यूटिलाइजेशन को हमको कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए हमको ये पूरी रजस्वला परिचर्या एक तरीके से दी गई है, बताई गई है। और इसी के साथ मैं ये सभी समय बताना चाहूँगी सब लोगों को कि मेनोपॉज़ जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें अलग से आयुर्वेद में कोई प्रिस्क्रिप्शन या कोई अध्याय इस प्रकार से नहीं दिया गया है। और जो मॉडर्न टाइम्स है, मॉडर्न साइंस है, उसके अंदर भी उसको उसके बहुत सारे पैचवर्क मिलके एक वस्तु होती है, तो आप बड़े सारे वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2 वेबिनार्स करे थे, जो अब कोर्स का भाग है मेनोपॉज़ पे। उसमें बहुत सूक्ष्मता से हमने उसको कवर किया है, तो जिन लोगों को भी जो इस एज के अंदर हैं या इसको लेके शंकाएँ या प्रश्न हैं, उनको वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर पूजा ने बहुत सारा जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज़ वेल एज़ उन्होंने बहुत सारा और रिसर्च भी ऐड करके उसको जो कोलेट किया था, वो जो मेनोपॉज़ का हमारे 2 मिला के करीब 2 घंटे के वो सत्र हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, और आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे से प्राप्त होंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट तो ये रहेगा। अब इसके साथ जो है, असल में इसके आगे 2 प्रश्न हैं डॉक्टर पूजा, और वैसे तो वो प्रश्न अलग-अलग लोगों से आए हैं, लेकिन आज अभी जो चर्चा हो रही है उससे मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं मिले हुए हैं। तो मैं पहले वो दोनों प्रश्न आपके सामने रखती हूँ, तो अगर आपको लगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उनका उत्तर जो है वो सिमिलर ही होगा। तो एक प्रश्न तो एक वर्किंग वुमन से आया, दैट आई एम शायद किसी शहर में ही होंगे वो, दैट आई एम अ वर्किंग वुमन, आई बैलेंस माय वर्क लाइफ वेरी वेल, आई एम हेल्दी, हैव नो प्रॉब्लम विद माय पीरियड्स, and I have help to support me with daily chores, and I have a supportive family, a nuclear family but a supportive family. But I don't see a need to withdraw from everything and follow a special prescribed routine. Why ask for this regressive practice which has no place in the modern life? तो ये तो उन्होंने प्रश्न, वैसे तो ये जुड़ा हुआ ही है कि भई रजस्वला परिचर्या का फ़ॉलो क्यों करना है। अब जब हम ये, अब मैं अनुमान कर रही हूँ कि ये कुछ मिडल एज में होंगी, क्योंकि वर्किंग भी हैं, अपने उसको मैनेज भी कर रही हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है इनके अनुसार, और जब सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारा पूरा मैकेनिज़्म बैठा हुआ है, तो विथड्रॉ क्यों करना है? माने कि भई आप भोजन नहीं करिए, आप नहाइए नहीं, ऐसा सब चीज़ें हैं। और इसी से मिलता-जुलता एक प्रश्न, असल में तो ये प्रश्न जो भी पीछे कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, हमने देखा एक पूना के अंदर ये एक केस बहुत चल रहा है, एक लड़की ने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया, उसकी हत्या कर दी, और क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो ये एक्सट्रीम जो एक मेंटल कंडीशन की, माने किसी माने इसकी जो ग्रेविटी है सिचुएशन, ये उसको समझ नहीं रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन के प्रति ऐसा जो एक भाव है, माने वेरी कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो उसमें जो क्वेश्चन था वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो है, स्पेशली अमंग जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं, इनकी जो ये जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, इसमें ये बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रही है, और इसके बारे में आजकल काफ़ी सारी बातें होती हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी नीचे आ रही है, इसको एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका उत्तर दिया जाता है वो पूरी एक प्लेथोरा ऑफ काउंसलर्स जो हैं, आप उनको अवेलेबल करवाइए और उनके माध्यम से करिए। तो इसमें जो मेरा क्वेश्चन जो रिलेटेड है, जो उन महिला ने जैसे शायद इसको एंटिसिपेट ही नहीं किया, कि क्या ये किसी रूप में रजस्वला परिचर्या को फॉलो ना करने से, यानी जिस तरह का हमको होना चाहिए अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए या हार्मोनल्स को बैलेंस करने के लिए, जो हमारा रूटीन या जो हमारी चर्या होनी चाहिए वो नहीं है, तो क्या वो इसका कारण कहीं ना कहीं बन रही है या इसको कंट्रीब्यूट कर रही है? तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड इसलिए हैं, क्योंकि यही हमारी समस्या है कि आभास ही नहीं है कि हमको ये नुकसान क्या कर रही है। तो आप इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि आयुर्वेद के पक्ष से या रजस्वला परिचर्या के पक्ष से इसकी कोई इम्पोर्टेंस है, या इज़ इट रियली अफेक्टिंग द हार्मोनल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन, स्पेशली हमारी जो युवतियाँ हैं आजकल उनकी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले अभी का टाइम ऐसा है कि जिसमें इंफॉर्मेशन आर सो लॉडेड,
बट द एक्चुअल नॉलेज इज वेरी लेस। यस। कोई ये बोल रहा है इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, और अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे क्या करना है। और जब हम उसमें से कोई भी, मेरा ही मेंटल स्टेट ऐसा नहीं है कि मैं किसको फॉलो करूं, सामने वाला अच्छा भी है और कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर भी है, अगर कोई वो डॉक्टर की बात मान रहा है तो सही है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बराबर, कि वो कुछ आयुर्वेद या जो भी सिद्धांत एलोपैथी के जो भी है वो सिद्धांत को पकड़ कर वो बोल रहे हैं, है ना। तो पहला है कि किसी भी चीज या जो एनर्जी भी है जैसे, तो उसको चलाने के लिए भी कुछ सिद्धांत है ना, कि भाई इस तरह से चलेगा। तो ये सब परिचर्या है, ये सब चीजें हमारे बॉडी के कुछ सिद्धांत हैं। अगर इससे बाहर गए तो आपको होना ही होना है, चाहे आपको वो अभी दिख नहीं रहा। जैसे हमने हिस्टेरेक्टोमी की बात की, अगर उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी तो हिस्टेरेक्टोमी की क्यों जरूरत पड़ी। अगर अभी वो महिला वर्किंग है, उसको कोई वैसे दिक्कत ही नहीं है, तो उसको अभी के लिए उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरे बीज ठीक है कि नहीं, बराबर, चलो वो भी स्कैन करवा लिए, सब सही है, लेकिन जब तक पीरियड्स है तब तक के लिए इसको तो हमें पालन करना है। और मेल और फीमेल की बॉडी काफी डिफरेंट है जी। ये सब परिचर्या में फीमेल में इसलिए दी गई कि उसमें हॉर्मोन्स है, उसके अप एंड डाउन है वो बहुत ज्यादा है। कभी एफएसएच बढ़ा, कभी एलएच बढ़ा, कभी एस्ट्रोजन बढ़ा, कभी प्रोजेस्टेरोन बढ़ा। जब मेल में एक ही है टेस्टोस्टेरोन, जो अपने आप को होते रहते हैं, मतलब एक उसकी भी एक साइकिल रेगुलर, है बट इट इज स्टैटिक, हाँ राइट। हाँ स्टेटिक रहता है ऐसे, जिसमें जितने हमारे में चेंजेस होते हैं उतने उसमें नहीं होते हैं। तो हमारी लाइफ में किशोरी अवस्था में जो चेंजेस होते हैं वो, फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस होते हैं, आफ्टर डिलीवरी चेंजेस होते हैं, आफ्टर मेनोपॉज चेंज होते हैं। ये चार चीज़ें बहुत ही मेन है। तो फर्स्ट और एंड जो दोनों मिला देते हैं तो वो एक परिचर्या हो गई, रजस्वला परिचर्या, एक गर्भिणी परिचर्या और सुतिका परिचर्या। तो ये 3 जेम आयुर्वेद में दिए गए हैं कि अगर इसका पालन किया जाए तो आपको डिजीज नहीं होगी। इसके ऊपर वैसे बहुत ही वास्ट है, लेकिन अभी रजस्वला परिचर्या के लिए है तो पालन का मेन इशू है कि दूसरा, मेंटली हम इतना रेजिलिएंट क्यों नहीं हो पाते जी जी। अभी के टाइम में। जेंजी की ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है मेंटली रेजिलिएंट ना होना। जी तो उसका मेन है कि ये ऐसी जनरेशन है जो मिलेनियल से थोड़ा उसका भी लेके आ रहे हैं और खुद का कुछ नया इनोवेशन करते आ रहे हैं। तो उसमें है फूड का रोल सबसे ज्यादा, कि जिसमें ज्यादातर जो मैदा है वो सब ज्यादा खाना, बराबर, आउटसाइडर फूड है वो ज्यादा खाना, स्पाइसी ज्यादा खाना, फिर खट्टा है वो ज़्यादा खाना, ऐसे खट्टा तीखा और ये चीज़ें और ज़्यादा खाना। दूसरा है स्क्रीन एक्सपोजर, ये जनरेशन में स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का जो अंतर है वो समझ में नहीं आ रहा। और कुछ जो जनरेशन वाइज जो गैपिंग देखने को मिलता है, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ बोला तो हम मिलेनियल है तो हम मान लेते हैं ओके बोला है तो कुछ उनके ठीक होगा। एविडेंस, हाँ होगा इसलिए बताए। अभी की जनरेशन है कि भाई वो आपके ज़माने में था, हमारे में ऐसा नहीं है, हम अपना करेंगे, तो सब चीज़ें वो ट्राई करते हैं। और अब सांप आपको काटे तो उसका जहर चढ़ता ही चढ़ता है, तो जी उसको ट्राई नहीं करना चाहिए। आजकल जो हम देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर है वो ऊपर से फोटो खींचने गया, खाई में गिर गया, बराबर, तो एक जो मेंटली जो स्ट्रॉन्गनेस हम उसको नहीं बोल सकते, वो उसका क्या बोले मेच्योरिटी, वर्ड की, मेच्योरिटी भी कह हाँ सकते हैं तो वो। मैच्योरिटी नहीं, हाँ छिछोरापन जैसे, यस मैच्योरिटी नहीं है, बराबर, कि भाई इतने खाई से अगर थोड़ा सा गिरेंगे तो गिर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। तो सभी चीजें अपने ऊपर ट्राई करनी नहीं होती है, जो टेक्सचुअल बताई गई है उसको पालन करो और उसके रिजल्ट लो, तो आपको पता चलेगा कि मैं नहीं कर रही थी तो क्या मुझे दिक्कत हो रही थी। तो इसका अल्टीमेट एक ही आंसर है कि एक बार अपने ऊपर 6 महीने तक, 3 महीने तक सिर्फ ट्राई करो, मैं 3 महीने तक क्या बोलती हूँ,
फिर आपको लगेगा कि पहले में मेरे में क्या चेंजेस थे और अभी में मेरे बॉडी में क्या चेंजेस लग रहे हैं, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। सिर्फ आप पालन करने से आपको पता चलेगा, क्योंकि हम एविडेंस तो दे रहे हैं, हम नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप एक्शन में नहीं लेके आएंगे आपको वो पता नहीं है। तो हमारा जो विजडम वाला जो नॉलेज है, अगर वो आप प्रिसाइजली उसको पालन करते हैं तो रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। सिर्फ 3 महीने ट्राई करो, जो बताया गया है, नहीं हुआ तो आप छोड़ दो। लेकिन 3 महीने तक मैं गारंटी देती हूँ 1000% कि आपके पीरियड्स का कलर, पेन, ये सब कुछ, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगी। इट्स सो स्मूथ और हेल्दी प्रोजेने के लिए आप रेडी भी हो। ये और आपने इन सब से क्या होता है कि वायु डिस्टर्ब होता है ना, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, खाना नहीं पचता है, ये वाइस वर्सा है। और आजकल के लोगों में जैसे पेन नॉर्मल है ना, वैसे स्ट्रेस नॉर्मल हो गया है। हाँ, ये एक आपने इवन बहुत छोटे बच्चे भी, कि होमवर्क का स्ट्रेस, जब खेलने का टाइम होता है तब हम होमवर्क का स्ट्रेस लेते हैं, ये क्लास में जाए, ये क्लास में जाए। किसी क्लास में इसलिए लेते हैं कि भाई उसका जो है एबिलिटी वो इम्प्रूव हो, नहीं कि मेरा बच्चा रेस में जाए। तो अभी की दिक्कत ये है कि हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, खुद का गोल नहीं पता है, खुद की बॉडी किस तरह से कर रही है वो नहीं पता है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये आपने बहुत ही एक जो मैं तो उसको चैलेंज भी कहूँगी, और इसी चैलेंज से ही असल में हमने रजस्वला परिचर्या के इस कार्यक्रम की 2 वर्ष पहले शुरुआत भी करी थी। जब गुरुमा ने ये एक तरीके से ये सबको एक चैलेंज के रूप में प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप 1 वर्ष के लिए केवल फॉलो करिए और आपका जीवन ना बदल जाए तो ऐसा होगा ही नहीं। और आपने जैसे बोला ये 3 महीने का, कि 3 महीने में ही अगर आप केवल पालन करेंगे और वो सारे के सारे चेंजेस, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, ऑलमोस्ट चमत्कारिक लगने वाली इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखेंगी। और ये तो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि जिन केस कुछ लोगों के साथ जो हम काउंसलिंग करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स लेते हैं, और आई एम श्योर आपके पास भी आपके जो कुछ पेशेंट्स या जो लोग आपके पास रेगुलरली आते हैं, 3 महीने के अंदर इतने सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कि वो हमको ये बल देता है कि हम इसको, जैसे कहते हैं ना, कि हम इसको पूरे डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आप ये करके तो देखिए, उसके बाद बताइए। अनुभवात्मक है, केवल बोलने से नहीं होगा और बैठे-बैठे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को निट करने से नहीं होगा। आप जैसे प्रैक्टिकली सब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे ही इसे प्रैक्टिकली करिए, इसे ट्राई करिए। rather than trying, if you want to try everything, no, try this, especially for general, I would say Gen Z के लिए तो यही मैसेज है कि आप हर चीज को, क्योंकि आप ट्राई करके फिर उसको आप वैलिडेट करोगे, तो आप इसको ट्राई करो, और पूरा साल नहीं, आप 3 महीने ट्राई करो और देखो ये आपको ना बदले तो आई थिंक इसके साथ हम हमारे पास, क्योंकि अब आज का जो हम जिस तरह हमने समय सोचा था वो हमारा समय समाप्त हो रहा है। पर डॉक्टर पूजा, मुझे हमें लगता है कि जो आने वाला हमारा जो मास है, जो आने वाला महीना है जुलाई का, उसमें हम एक ऐसा कार्य करते हैं कि हम एक सर्वे जो है वो सबके लिए प्रस्तुत करते हैं, और उसमें जो उनके उत्तर हैं, या जो भी वो उनको अपने जीवन में जो फॉलो करते हैं, उसको जो है हम इकट्ठा करते हैं। और फिर हम एक काम, जो हम अगले महीने जो हम लोग मिलेंगे, जो अपना वेबिनार करेंगे, उसको हम लाइव करके हम उसका सार जो है, जो क्या हमको सबसे प्राप्त हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है, जो मुझे भी समझ में आया है कि समस्या वो उसको फॉलो करने में नहीं है, माने जो हमारी 17 परिचर्या हैं, या जो मुख्य रूप से 6 या 7 हैं, उनको फॉलो करना समस्या नहीं है, उनकी स्वीकार्यता समस्या है ज़्यादा बड़ी। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, विशेष रूप से जो बच्चे हैं, ये आजकल की युवतियों की जनरेशन है, इनको ये पता नहीं है कि इसके मतलब ये इसका जो रेंज है वो कितनी बड़ी है, उन्हें ये नहीं पता कि इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ तक है, कुछ करने या ना करने का। मैं खास आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें करनी बहुत ही ज़रूरी है। आज ही सुबह मैं जब वॉकिंग कर रही थी, साथ में एक पॉडकास्ट भी सुन रही थी, तो उसमें था कि 95% पीपल आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो सिर्फ 5% लोग ही जो है वो सिर्फ एक्शन लेते हैं। तो हम क्यों प्रोक्रास्टिनेशन में ही रहें? हमारे पास नॉलेज है,
तो हम उसको एक्शन में लेके आए, जो सही नॉलेज है उसको एक्शन में लेके आए, तो हमारा जीवन बदल सकता है।